हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अधातुओं से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे और उसका डीप एक्सप्लेनेशन भी देंगे, तो इससे आपकी थ्योरी भी कवर होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है जो कि आपके क्षार धातुओं में रखा गया है। हाइड्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन के ही क्वेश्चन आज के वीडियो में ज़्यादातर होंगे। तो अपन हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे और अन्य धातुओं के बारे में भी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हाइड्रोजन की खोज की गई थी आपके वैज्ञानिक कैवेंडिश के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, लोहा पर उनने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो वहाँ पे क्रिया हुई और उन्हें एक गैस प्राप्त हुई जिसे उन्होंने हाइड्रोजन कहा, जो कि ज्वलनशील थी। और लेवोजियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। एक चीज़ और, लेवोजिए, मैंने बोला ना लेवोजिए, तो लेवोजिए ये आपके हैं रासायनिक विज्ञान के जनक। जैसे हर विज्ञान के जनक होते हैं, जंतु विज्ञान के जनक, पादप विज्ञान के जनक, वैसे होते हैं रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी जो सूर्य का जो द्रव्यमान है या जो उसका भार है, जो घटक है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा का ही मेन कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सूर्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ना कि ऑक्सीजन, आर्गन और क्रिप्टॉन। और आपके ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तारों में, सूर्य में जो ऊर्जा होती है या जो प्रकाश होता है वो हाइड्रोजन के कारण ही होता है। और उसमें आपके नाभिकीय संलयन की क्रिया काम करती है, जहाँ पे हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि 1H1 ही होगा ना, 1H1। एक इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार भी एक है। बाकी इसके समस्थानिक होते हैं, वो अलग बात है, वो अपन आगे देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइड्रोजन, सो ऑल ऑफ यू सी दैट इन कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहे हैं भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि ये ना तो प्रदूषण उत्पन्न करता है और इसका कोई वो भी नहीं है ख़त्म हो जाए। जैसे आपका एलपीजी है, पेट्रोलियम है, तो ख़त्म हो सकते हैं कभी भी। वो हैं ये अवायवीय हैं, क्या वो मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे आपके एलपीजी, प्राकृतिक गैस, सीएनजी। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? भविष्य का ईंधन है। तो भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक होता है। यानी जितने भी अम्ल होंगे उनमें जो तात्विक घटक होगा वो जरूर होगा। जैसे आपको एक अम्ल बताएं, HCl क्या है? अम्ल है, पता है आपको? हाइड्रोजन क्लोराइड। H2SO4 भी क्या है? एक अम्ल है। HNO3 क्या है? एक अम्ल है। ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो ये कह रहे हैं इन सब अम्लों में मेन घटक क्या दिख रहा है आपको? सभी अम्लों में मेन घटक, तात्विक घटक आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, जो सभी अम्लों में पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। मैं बता चुका हूँ 1H1 हाइड्रोजन ही है जिसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? दोनों एक समान होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ये पूछ रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है आपका 1H1, एक होता है आपका 1H2 और एक होता है आपका 1H2। इस 3 इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, जिसमें से ट्राइटियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो ओजोन नहीं है। आंसर इसका यही हो जाएगा,
पूछ रहे हैं ना कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ये लाइन को पढ़ा करो ध्यान से, कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन देखते हैं कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, लगा दिया आंसर, देखा ही नहीं, हो गया गलत, चले गए माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पहले अपन को इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यार फिर रिपीट कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 होते हैं, बाकी और कुछ आए तो वो से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो देखा ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो ट्राइटम किसका, आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होगा। तो चलिए थैंक यू, और देखते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मेरा उद्देश्य है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना, कम से कम समय में इनपुट देना और आप उसका आउटपुट ले सकें। तो ये थोड़ा और लेवल के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल से क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, यानी नमक से किसी भी अम्ल से क्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। तो आपको पता होना चाहिए, एक होती है आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हाइड्रोजन आपका बीच में होता है, कुछ धातुएं ऊपर आती हैं, कुछ धातुएं नीचे आती हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देती हैं, क्योंकि उनकी रासायनिक क्रियाशीलता कम होती है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो कि आपने अगर पढ़ा हो, साइंस साइड से हो तो क्लास 11th में पढ़ा होगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका कॉपर। यहाँ पे ऊपर आते हैं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन से ऊपर, और नीचे आते हैं आपके कॉपर, ऊपर जिंक आता है आपका, और भी फ्लोरीन, क्लोरीन धातुएं भी आती हैं, धातुएं भी आती हैं। तो इसका आंसर होगा कॉपर, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रियाशीलता कम है, इसलिए हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है, या आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, रक्त तप्त एकदम लाल लोहा है, उसके ऊपर आप भाप गुजार रहे हैं, पानी गर्म करके भाप निकाल रहे हैं, तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, लोहा हो, भाप हो या जल हो, बोला ना आयरन है, जो ऊपर वाली गैसें हैं आपकी वो क्या करेंगी, वो अम्लों से और जल से क्रिया करके आपको हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे। रक्तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन होगी उत्पन्न, आपकी कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। और यहाँ पे 2 चीज़ें और आई हैं, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा। प्रोड्यूसर गैस होती है आपकी नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण, ये आपकी उत्पन्न होती है कहीं पे, आपको बस मिश्रण याद रखना है कि प्रोड्यूसर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होती है, तो प्रोड्यूसर गैस आपकी मिश्रण होती है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसी प्रकार आपका जल गैस भी आपका मिश्रण होती है, इसमें आपका होता है नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, याद रख सकते हैं आप रख सकते हैं। तो देखते हैं, बस इतना याद रखना है कि प्रोड्यूसर गैस आपकी होगी CO+N2, जल गैस होगी आपकी CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होगा, अकेले हाइड्रोजन को वायु में जला रहे हैं तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे, अब उन्होंने सीधा नहीं बोला ऑक्सीजन, तो वायु में जलाएंगे तो आपको पता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका H2O, और इकाई का सूत्र है आपका, यह है जल का सूत्र, तो अपना आंसर हो जाएगा जल, हो जाएगा ना, देखो जल, हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे, वायु मतलब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो जल उत्पन्न होगा और एक ज्वाला भी उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी ये पूछ रहे हैं जब वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है वनस्पति तेल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे किया जाता है आपका हाइड्रोजन का उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये कुछ उत्प्रेरक होते हैं ना, तो जब अपन वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो हाइड्रोजन और निकेल का मिश्रण डाल दिया जाता है, कुछ जो लोकल क्वालिटी के घी आते हैं ना, मतलब तेल को उनमें उसमें डाल दिया केमिकल वगैरह और वो घी बन जाते हैं, वही चीज़ है ये, इसको ठोस बनाने के लिए, तेल से घी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है, वही क्वेश्चन, मतलब जो खाना पकाने वाला तेल है
या वनस्पति तेल है उसको वनस्पति घी में कैसे परिवर्तित कर सकते हो आप? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, उपचयन द्वारा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण क्यों? क्योंकि इसमें अपन हाइड्रोजन डाल रहे हैं। अगर उसमें हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो हाइड्रोजनीकरण, अगर उसमें जल डाल रहे हैं तो उसका आंसर होगा जलीकरण। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घेल से तेल बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और इसको शुद्ध घी के बनावट और स्वाद नकल करने के लिए इसमें हाइड्रोजनेशन की यानी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया की जाती है, जिससे ट्रांस फैट सामग्री की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? क्या कह रहे हैं ये? देखते हैं क्या है इसका आंसर। है आपका पैलेडियम का कोलाइड विलयन। हाइड्रोजन के बड़े बड़े खंड हैं उनको तोड़ना है तो पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्यों? कि इसके अणु होते हैं हल्के, उदासीन, अत्यधिक ध्रुवीय, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए क्या है जल एक विलायक है। विलायक का मतलब क्या है? जल में और दूसरी चीज़ें घुल जाती हैं क्योंकि वो ध्रुवीय, उसमें एक पोलैरिटी है, वो दूसरी चीज़ों को अपने से बांध लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोलैरिटी है, इसलिए जल एक उत्कृष्ट विलायक है और जल में सभी यौगिक या द्रव घुल जाते हैं अध्रुवीय यौगिकों को छोड़ के। जैसे आपका एथिल अल्कोहल हो गया, तेल हो गया, ये आपके जल में नहीं घुलेंगे। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। बस इतना याद रखो। ये आपका क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो आपका जल का सूत्र पता होना चाहिए। जल आपका होता है H2O। आयतन के अनुसार देखा जाए तो इसमें 2:1 का अनुपात होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। सूत्र से निकाला ना अपन ने, H2O 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, तो 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पे भार के अनुपात में पूछ रहे हैं तो भार का मतलब क्या होता है? उसका परमाणु भार से होता है, तो H2O लिखेंगे अपन। तो अपन को पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 का हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है आपका 16, तो 2:16, तो इसका हो जाएगा 1:8। ये हो जाएगा ना, 2 से काट देंगे अपन इसको, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो भार के अनुपात में पूछे तो उसका भार बताना पड़ेगा। भार क्या होता है? परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो भार होगा उसका 16। और भार में देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2, इसको काट दिया, 1:8 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 8 का अनुपात में। तो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कर दिया करो यार दोस्तों शेयर। थैंक यू।